28 मई यानी 29 मई को सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था। 28 मई को शूटरों की ऑलरेडी 2 टीमें तैयार हो चुकी थी। इनमें से 5 शूटर हरियाणा के थे, 2 पंजाब के थे। तो हरियाणा के अलग अलग शूटर थे और हरियाणा से कई बाहर भी रह रहे थे। उन सबको बुलाया गया हरियाणा में और उनको इकट्ठा किया गया। हरियाणा में एक जगह है कीरमारा, तो कीरमारा में इन सबको जमा किया गया। अब इस कीरमारा में कौन कौन था? एक इन शूटरों का सरदार प्रियव्रत फौजी, दूसरा केशव, ये भी हरियाणा का, इसके अलावा दीपक मुंडी, कशिश, अंकित। तो ये एक ग्रुप कीरमारा में ठहरा हुआ था हरियाणा में। अब सवाल है कि कीरमारा कहाँ पर है और मानसा यानी कि सिद्धू मूसेवाला के घर से कितनी दूर है? तो कीरमारा मानसा से सिर्फ 103 किलोमीटर की दूरी पर था, 103, और सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे में आप आसानी से कीरमारा से मानसा पहुंच सकते हैं, यानी कि इस हरियाणा के इस इलाके से पंजाब के मानसा तक। तो प्रियव्रत फौजी और इनके तमाम लोग पिछले 1-2-3 दिनों से ही हरियाणा में डेरा डाले हुए थे, कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। और नवदीप नाम का एक शख्स था जिसने इनके वहां ठहरने का इंतजाम कराया था, उनका लोकल कॉन्टेक्ट। तो ये आराम से इंतजार कर रहे थे अपने बॉस के फोन का। 28 मई को पहली बार ठीक सुबह 11 बजे गोल्डी बराड़ का फोन आता है कनाडा से, और वो फोन पे सिर्फ एक ही आदमी से कांटेक्ट में था और वो था प्रियव्रत फौजी, जो शूटरों का सरदार था, लीडर था। तो 28 मई सुबह 11 बजे गोल्डी बराड़ फोन करता है सीधे प्रियव्रत फौजी को और पहली खबर देता है। और इत्तेफाक से ये देखिए कि ये खबर ऐसा जैसे न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग आती है। उसी वक्त एक फरमान पंजाब सरकार की तरफ से जारी हुआ सुबह, और उसके कुछ मिनट के बाद, मतलब वो लोग कितने अलर्ट थे, गोल्डी बराड़ प्रियव्रत फौजी को कहता है कि फौजी, मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई है और अब तुम्हें बाकी लड़कों के साथ कल ही इस काम को अंजाम देना है, तैयारी कर लो। 28 मई की सुबह 11 बजे, करीब 9-10 बजे ये ऑर्डर आया पंजाब सरकार का सिक्योरिटी कम करने का सिद्धू मूसेवाले की, और उसके कुछ ही मिनट के बाद कनाडा से गोल्डी बराड़ फोन करता है। फोन पे उसकी इस बात को सुनकर प्रियव्रत फौजी उससे कहता है, जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा। प्रियव्रत और बाकी लोग जो आपस में बात करते थे गोल्डी बराड़ के लिए, वो उसे डॉक्टर कहकर पुकारते थे। तो प्रियव्रत ने भी कहा कि ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद ये फोन रख दिया गया। अब 28 मई की सुबह की बात थी। इसके बाद बाकी प्लानिंग की गई कि अब करना है, सिक्योरिटी हटा ली गई है, लेकिन हटाने में भी कुछ कागजी कार्रवाई होती। तो 28 मई को तो ये काम मुश्किल है, 29 मई को ये काम पॉसिबल है। तो पहली बार डॉक्टर यानी गोल्डी बराड़ के इस फोन के बाद की सिक्योरिटी हटा ली गई है। ये प्लान बना कि अब इस काम को अगले 24 घंटे के अंदर हल अंजाम देना है। तो इधर से प्रियव्रत फौजी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी टीम तैयार है और हम निकल लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा दिन प्लानिंग में और बाकी चीज़ों में गुजर गया। अब आती है 29 मई की तारीख, वही तारीख जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। 29 मई की सुबह 10 बजे प्रियव्रत फौजी, एक और शूटर अंकित, एक और केशव, ये तीनों हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। एक गाड़ी में ये लोग निकलते हैं, बुलेरो में, और इस बुलेरो में वहाँ से अब इनका जो रुख था वो मानसा था। अब कीरमारा से मानसा करीब 103 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 घंटे का सफ़र है। 10 बजे ये निकल रहे हैं, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन 10:30 बजे फिर इन्होंने रास्ते में एक और जगह पड़ी, जो ओकलाना मंडी हिसार के पास, वहाँ से इन्होंने 2 और लोगों को उठाया। एक का नाम था दीपक मुंडी और दूसरे का नाम था कशिश। तो अब 3 और 2 5 हो गए। अब ओकलाना मंडी जो हिसार में है, यहाँ से मानसा की दूरी थी करीब सिर्फ 85 किलोमीटर, यानी मानसा से करीब 18 किलोमीटर दूर शूटरों का एक दूसरा टोली, दूसरा गिरोह बैठा हुआ था। प्रियव्रत फौजी ने अपने बाकी दोनों शूटरों को उठाया, उसी बुलेरो में बिठाया, और उसके बाद ये वहाँ से निकल पड़े मानसा के लिए। जब ये मानसा के लिए निकले तो रास्ते में फिर फ़ोन आया करीब 11 बजे के आसपास। दोनों शूटरों को भी उठा लिया था। फिर से डॉक्टर का फ़ोन, यानी गोल्डी बराड़ का, प्रियव्रत फौजी को। गोल्डी कहता है प्रियव्रत फौजी से कि मानसा पहुंचने के बाद तुम लोग मानसा सिद्धू के मूसेवाला के घर के करीब मत जाना, बल्कि उससे 3 किलोमीटर पहले एक ढाबा है,
उस ढाबे में रुकना। उस ढाबे की सीसीटीवी फुटेज भी आई है, तस्वीर भी आई है कहानी में, आप इसको देख भी लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा, यानी गोल्डी बराड़ ने फौजी से कि 3 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, तुम वहीं रुकना और मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करना, जब मैं जो कहूँगा उसके बाद ही आगे का कदम उठाओगे। इसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद ये लोग अब वहाँ से निकलते हैं और मानसा पहुँचते हैं। और मानसा में उस ढाबे पे करीब ये लोग 3 बजे के आसपास पहुँच चुके थे बोलेरो कार में। अब एक ढाबे पे उसमें बैठे हुए, उधर से पंजाब साइड से 2 और शूटर थे जो अलग इलाके में थे। वो इन 5 के साथ नहीं थे। वो एक रिट्स गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में पहुंचते हैं इसी मानसा में, उसी ढाबे पर। उन्हें भी यही इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग उस ढाबे पे पहुंचो, बाकी टीम के मेंबर वहां मिलेंगे। जो पंजाब साइड में उधर से आए थे 2 शूटर, उनमें से एक था मनप्रीत भानु और दूसरा था जगरूप रूपा। तब 5 और 2 7 लोग हो गए। अब ये सारे 7 उसी ढाबे पर मिलते हैं पहली बार। इसके बाद अब वहां इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का फोन आएगा, क्या करेंगे। 29 मई संडे का दिन, ढाबे पे इन लोगों को बैठे हुए करीब घंटा भर हो चुका है। हर पल बेचैनी में गुजर रहा है और ये भी है कि काम शायद आज ही करना है। करीब 4:25 पर अचानक प्रियव्रत फौजी का मोबाइल फिर बजता है। फिर वही नंबर, डॉक्टर यानी गोल्डी बराड़ फोन करता है। और गोल्डी बराड़ इस बार बेहद जोश में कहता है। वो उससे कहता है कि तुम लोग फौरन सिद्धू मूसेवाला के घर की तरफ जाओ। सिद्धू मूसेवाला के घर का मेन गेट खुल गया है और उसके घर जल्दी निकलो, क्योंकि आज वो बिना सिक्योरिटी के है। तो इधर से गोल्डी बराड़ ने यानी डॉक्टर ने ये बात प्रियव्रत फौजी को कही और करीब 4:25 पे ये कॉल किया था। और उसमें मेन इंफॉर्मेशन यही थी कि मेन गेट खुल गया है, सिद्धू अपनी गाड़ी में है, थार में, और बिना सिक्योरिटी के है। अब यहाँ पे जो उसने फ़ोन किया, आपको टाइमिंग याद होगी, पहले भी कहानी सुनाई, ये केकड़ा नाम का इनका मोहबिर, जो उसी गांव में उसकी रिश्तेदारी थी, वो एक फ़ैन बन के वहाँ गया था और वो लगातार सिर्फ गोल्डी बराड़ के ही कांटेक्ट में था फ़ोन पर, बल्कि वो लाइव वीडियो भी दिखा रहा था। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाले के साथ उसने सेल्फी ली, सिद्धू मूसेवाले अपने थार में अपने 2 दोस्तों के साथ अकेले निकले और सिक्योरिटी वाले घर में ही रह गए। उसने ये खबर दी गोल्डी बराड़ को कनाडा में। गोल्डी बराड़ ने ये सुनते ही और वीडियो देखते ही तसल्ली किया उसने पहले कि हाँ ये अकेला है, ताकि शूटरों की भी अपने वो मुसीबत में न डाले। उसके बाद उसने प्रियव्रत फौजी को फ़ोन किया कि मेन गेट खुल गया है, तुम जल्दी उसके घर के लिए निकलो, सिद्धू निकलने वाला है बिना सिक्योरिटी के। ये सुनते ही ढाबे पे मौजूद ये 7 शूटर, बल्कि इनमें से 6, एक केशव को ढाबे पे इन्होंने छोड़ दिया जो इनके साथ आया था। और तय ये हुआ था कि केशव उसी ढाबे पर रहेगा और मूसेवाला के कत्ल के बाद तमाम शूटर उसी ढाबे पर वापस आएंगे और फिर केशव उनको वहाँ से निकाल के आगे ले जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। केशव को ढाबे पे छोड़ा, बाकी दोनों शूटर जो थे वो 6, ये लोग बोलेरो में और एक दूसरी गाड़ी में वहाँ से अब निकलते हैं। और उसके बाद निकलने के बाद रास्ते में पहुँचते हैं जहाँ से सिद्धू मूसेवाले का घर था। इससे पहले इन लोगों ने रेकी की थी, तो उस रेकी में इन्होंने पाया कि सिद्धू मूसेवाला जब भी अपने घर से निकलते हैं तो एक वहाँ पे नहर का रास्ता है, उस नहर के रास्ते से होकर ही वो आगे की तरफ कहीं भी बढ़ते हैं। तो इन लोगों को उम्मीद थी कि वो नहर ही सिद्धू की गाड़ी होगी और वहीं पे रोकेंगे, वहीं पे गोली मारेंगे। लेकिन इत्तेफाक से इन्होंने देखा कि सिद्धू मूसेवाले ने उस दिन नहर वाला रास्ता नहीं लिया, बल्कि वो एक जवाहर के गाँव जाने का दूसरा रास्ता है, उस रास्ते पर उनकी थार निकल पड़ी। ये देखते फिर उन्होंने भी गाड़ी घुमाई और उसके बाद गाड़ी का पीछा शुरू किया। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आगे निकल गई थी। फिर जवाहर के गांव के पास पहुंचकर जहां मौका मिला, इन्होंने थार का रास्ता रोका और दोनों गाड़ियों से अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी आपको पता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी ये कि गोली मारने के बाद करीब ये इंसिडेंट है 4:30 4:40, ये सारे शूटर कहाँ गए? पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने नाकेबंदी कर दी थी, सारी चीज़ें कर ली थी, और 1 2 4 नहीं बल्कि 6-7 लोग, तो ये 6-7 एक साथ कहाँ गायब हो गए? एक गाड़ी तो इनकी वहीं छोड़ दी थी, वो दरवाज़ा टूट गया था। एक दूसरे की इन्होंने गाड़ी लूटी, उसमें भागे थे, एक बोलेरो में थे।
फिर बोलेरो भी इन्होंने आगे जाके छोड़ा, लेकिन ये लोग गए कहाँ? और पंजाब पुलिस मूसेवाला की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अगले 1 घंटे में हर चैनल पर हेडलाइन ब्रेकिंग थी। ऐसे में भी पंजाब से यूं शूटरों का गायब हो जाना ये हैरान करने वाला है। तो क्या पुलिस ने ड्यूटी अपनी सही से नहीं दी, या फिर ये लोग कहाँ गए थे? तो उसका भी खुलासा हुआ है वो सारी बातचीत से ही। सारा काम होने के बाद लगातार अब डॉक्टर यानी कि गोल्डी बराड़ प्रियव्रत फौजी के संपर्क में था। प्रियव्रत फौजी ने उसे बताया, पहली खबर उसी ने दी, काम हो गया है। इसके बाद थोड़ी देर तक फोन नहीं आया। ये लोग ढाबे पे पहुंचे, केशव वहां मौजूद था। फिर गाड़ी में निकले। थोड़ी देर के बाद वापस डॉक्टर यानी गोल्डी बराड़ का फिर फोन आता है प्रियव्रत फौजी के पास, और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से सीधे फतेहाबाद के लिए निकलो फटाफट, और फतेहाबाद में तुम्हें राम निवास नाम का एक लड़का मिलेगा, वही तुम्हें रिसीव करेगा और वहीं तुम्हें वहाँ एक होटल में ले जाएगा जहाँ तुम्हें पूरी रात गुजारनी है। ये कत्ल के बाद फोन है गोल्डी बराड़ का प्रियव्रत फौजी को। अब इस आदेश के बाद प्रियव्रत फौजी अपने तमाम शूटर के साथ 2 गाड़ियों में मानसा से फतेहाबाद के लिए निकलता है। मानसा से फतेहाबाद की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। करीब 1 घंटा 20 मिनट का बाई रोड वक्त लगता है। गोली मारने के बाद, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, जब हर चैनल पे ये खबर चल रही थी, पंजाब पुलिस भी में हड़कंप था और एक तरह से इस खबर के अलावा और कोई खबर नहीं थी। पंजाब पुलिस का दावा था कि उन्होंने हर तरफ नाकेबंदी की, लेकिन कमाल देखिए कि मूसेवाला के गांव मानसा से सिर्फ 66 किलोमीटर की दूरी पर मूसेवाला के कातिल पूरी रात एक होटल में बिताते हैं, बाकायदा बियर पीते हैं, जश्न मनाते हैं। और जिस होटल में ये रुके थे उस होटल का नाम था सांवरिया होटल। तो फतेहाबाद के सांवरिया होटल में ये सारे के सारे शूटर रुके और इनको वहाँ रुकवाने का इंतज़ाम किया राम निवास नाम के इनके एक लोकल कॉन्टेक्ट ने। और ये सब रात में वहाँ रुकने के बाद, जश्न मनाने के बाद वहीं सो जाते हैं, बेचैन, मतलब एकदम चैन की नींद, जैसे कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ मूसेवाला के गांव से 66 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि ये लग रहा था कि पता नहीं यहाँ कहाँ भाग जाएंगे। तो यहाँ पे पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी और उनकी जो नाकेबंदी है, उन सारे चीज़ों पे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। अब 29 मई की रात इन्होंने फतेहाबाद के सांवरिया होटल में गुजारी। 30 मई की सुबह हुई, यानी कत्ल की अगली सुबह सचिन भिवानी, कपिल पंडित, 2 लोग क्रेटा कार से सांवरिया होटल पहुंचते हैं। ये सब इसी गैंग के हैं, लॉरेंस के और बराड़ के। फिर इसके बाद ये क्रेटा कार में आए, एक कार और थी, और ये क्रेटा कार सचिन भिवानी चला रहा था। इसमें अंकित, प्रियव्रत, सचिन, केशव, कशिश, ये तमाम लोग सवार होते हैं। दूसरी कार में जो पंजाब के शूटर थे वो सवार होते हैं। और अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे ये फतेहाबाद का सांवरिया होटल छोड़ देते हैं। यहाँ से 2 अलग अलग गाड़ियों में निकलते हैं। इसके बाद ये गाड़ी पहुँचती है अब वहाँ से रोहतक हाईवे, एक हांसी गांव है फतेहाबाद के बाद। फतेहाबाद के हाईवे हांसी गांव में पहुँचते हैं, वहाँ गाड़ी रुकती है। वहाँ पे एक किशन गुर्जर नाम का शख्स, इनका लोकल कॉन्टेक्ट, वो इनका इंतज़ार कर रहा था। एक घर में जाते हैं। अब फतेहाबाद से इस हांसी गांव की दूरी रोहतक की करीब 156 किलोमीटर है, 156, 2 घंटा 40 मिनट का सफ़र है। पंजाब से हरियाणा तक ये घूम रहे हैं, उसके बावजूद इनको पुलिस नहीं रोकी, न पकड़ पाई। अब इसके बाद 31 मई को ही, 31 मई की तारीख आ गई। 30 मई को ये लोग इसी गांव में रहे। 29 के कत्ल के बाद 29 की रात इन्होंने फतेहाबाद में बिताई। 30 की रात इन्होंने इस रोहतक के हांसी गांव में बिताई। और फिर 31 मई को ये लोग भिवानी में एक गांव है तोशना में जाकर रुके। और तोशना की जो दूरी थी वो रोहतक के उस गांव से करीब 91 किलोमीटर दूर थी, 1.25 घंटे का रास्ता। अब भी इनका सफ़र बहुत लंबा, पंजाब हरियाणा से भागे नहीं थे। इसके बाद 1 जून की तारीख आई, 31 इन्होंने वहीं रोहतक की उसमें गुजारी। 1 जून को इन शूटरों में से एक, जो उनका लोकल कॉन्टेक्ट था, वो ट्रक का इंतज़ाम करता है, क्योंकि अब इनको लगा कि अब ये मीडिया में भी बाकी जगह खबरें फैल रही हैं, पुलिस नाकेबंदी, 6-7 शूटर
तो इकट्ठे देखेंगे तो क्या होगा। तो उसके बाद ये इनका ट्रक का इंतज़ाम किया जाता है और उस ट्रक में बैठकर ये लोग अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। और इस बीच में गोल्डी बरार फिर फ़ोन करता है प्रियव्रत फौजी को। जब अहमदाबाद जाना होता है उससे पहले वो प्रियव्रत फौजी को कहता है कि जो तुमने 6 हथियार इस्तेमाल किए हैं सिद्धू मूसेवाला को कत्ल के लिए, वो 6 के 6 हथियार एक बब्बन नाम का उनका आदमी है, उसको सौंप दो और उस हथियार को उसको देने के बाद यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकलना। क्योंकि हथियार पुलिस के हाथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि हथियार आला कत्ल एक बड़ा सबूत होता है अदालत में। तो किसी भी कीमत पे पुलिस के हाथ वो हथियार नहीं लगने चाहिए जिनसे गोलियां चली हैं और जो गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी। तो प्रियव्रत ने डॉक्टर के इस हुक्म के बाद कहा, जी डॉक्टर साहब, इसके बाद कुल 6 वेपन, जिसमें AK-47 9mm और जो दूसरे हथियार थे जो इस्तेमाल किए गए थे सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने के लिए, उसको बब्बन नाम के एक शख्स को, एक क्रिमिनल को इसने सौंप दिया। इसके बाद प्रियव्रत फौजी, अंकित, सचिन, कपिल एक दूसरा ट्रक पकड़ते हैं और इसके ज़रिए राजगढ़ हाईवे से होते हुए 2 जून को ये लोग गुजरात की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि जो दोनों ट्रक, 2 अलग अलग ट्रक में ये गए थे, तो दोनों तरफ के शूटर जो खासतौर पर हरियाणा साइड के थे, पंजाब वाले इधर रुक गए और हरियाणा साइड वाले ये अहमदाबाद पहुंचते हैं। इसके बाद फिर रास्ते में एक जगह ये ट्रक छोड़ते हैं और वॉल्वो बस पकड़ते हैं जब वो बहुत दूर निकल गए गुजरात के आसपास। और फिर वॉल्वो बस से गुजरात के मुंद्रा जगह पे पहुंचते हैं, मुंद्रा पोर्ट में। और मुंद्रा पोर्ट में एक आशीष नाम का लोकल कॉन्टेक्ट, उसने इनके लिए एक घर का पहले से इंतज़ाम कर रखा था। ये सारे शूटर जाकर उसी फ्लैट में रहते हैं। फिर उनमें से 1-2 अलग निकल जाता है, कुछ वहीं रहते हैं। और आपको याद होगा बाद में इसी मुंद्रा पोर्ट से कुछ शूटर अरेस्ट होते हैं। कुछ शूटर वहां से मध्य प्रदेश के इंदौर, विदिशा, वहां पे भी जाके रुकते हैं। तो 28 से लेकर 29 के बाद 30, 31, ये सारा जो इन लोगों ने किया, ये पूरी कहानी इस पूरी पूछताछ में, और जो मोबाइल पे बात हुई है डॉक्टर यानी कि गोल्डी बरार और प्रियव्रत फौजी, शूटरों का सरदार, उनके जरिए ये सारी कहानियां पुलिस ने निकाली। अब इस पूरी कहानी में जो मैंने पहले भी कहा, गंभीर सवाल यही है कि कत्ल करने के बाद कातिल कहीं भागता नहीं है, सिर्फ 60-70 किलोमीटर दूर एक होटल में जश्न मना रहा है। उसके बाद भी अगले दिन उसे कहीं भागने की जल्दी नहीं है। 150 किलोमीटर का सफ़र करता है, गांव में रुकता है, फिर रात बिताता है, फिर अगले दिन 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर रात बिताता है। और ये देखिए कि इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, और हर अखबार, हर टीवी में ये सुर्खियां हैं। उसके बावजूद ये कातिल, ये शूटर इतनी आसानी से निकल जाते हैं। ये कानून व्यवस्था पर, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस की मुस्तैदी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये थी आज की कहानी। मुंबई में सलमान खान और सलीम खान को एक बार फिर धमकी मिली। अब इत्तेफाक से ये खबर इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मूसेवाला हर जगह सुर्खियों में है, पूरे देश के, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो। और उसी मूसेवाला का नाम लेकर सलीम खान और सलमान खान को धमकी भरा एक खत मिला। और उस खत के 2 लाइन यही थे कि सलीम खान और सलमान खान, तुम्हारा भी मूसेवाला होगा। अब हाल लिखना शायद वो भूल गया, बस यही 2 लाइन लिखी कि सलीम खान और सलमान खान, तुम्हारा भी मूसेवाला होगा। और नीचे में नाम की जगह खत भेजने वाले का, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा। एग्जैक्ट जो लाइन है, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा। नीचे नाम में 2 शब्द लिखे हैं, 2 अंग्रेजी के, एक GB और दूसरा LB, बस ये खत है। अब ये खत कैसे, क्यों? सलीम खान, सलमान खान के जो फादर हैं, वालिद हैं, वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। बांद्रा में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं के घर के पास सी फेसिंग में एक वो बैंड स्टैंड पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग, एक तरफ समंदर है तो अच्छा माहौल होता है, टहलने के लिए जाते हैं। तो सलीम खान साहब की भी ये आदत में शामिल है, शुमार है, वो सुबह टहलने के लिए जाते हैं करीब 7:30 से 9:30 के बीच में। टहलने के बाद वो एक ख़ास बेंच है, 4-5 एक जगह पे एक बेंच लगा हुआ जो उनका पसंदीदा बेंच है, जहाँ वो बैठ जाते हैं। संडे, कल 5 जून सुबह 7:40 पर वो अपने पसंदीदा बेंच पर बैठने जा रहे थे। तभी उनके साथ उनका एक जो गार्ड था, उसका नाम था श्रीकांत तुकाराम। तो बैठ रहे होते तो अचानक उसी बेंच पर देखता है कि वो एक
कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो कागज़ का टुकड़ा उठाता है, देखता है और सलीम साहब की तरफ बढ़ा देता है। अब वो पढ़ते हैं तो उस पर ही 2 लाइनें लिखी हुई थी कि सलीम खान और सलमान खान बहुत जल्द आपका मुँह से वाला होगा, GB और LB। अब इसके बाद सीधे धमकी थी, और मुँह से वाला का नाम इस वक्त हर एक जगह, तो ख़तरा तो होता ही है, डर तो लगता ही है। इसके बाद सलीम खान बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। अब जो पूरी कहानी उन्होंने बताई है अपनी FIR में, मैं हूबहू उस FIR को, हालांकि वो मराठी में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ, उससे आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है, और कुछ जानकारी भी मिलेगी सलीम खान साहब के बारे में। सलीम अब्दुल रशीद खान, ये मैं FIR की कॉपी पढ़ रहा हूँ, उम्र 86 साल, 86 ईयर, बिजनेस लेखक, राइटर, गैलेक्सी अपार्टमेंट, BJ रोड, बैंड स्टैंड, मुंबई, ये घर का पता है। मैं ऊपर बताए गए स्थान पर साल 1973 से अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। इस पते पर मेरे साथ मेरी पत्नी सलमा खान भी रहती हैं। इसी के साथ मेरे अपार्टमेंट के नीचे के फ्लोर पर मेरा बेटा सलमान खान भी रहता है। मेरे बच्चे सलमान खान, अरबाज, सुहैल, अलवीरा और अर्पिता हैं, जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं। साल 1965 से ही, यानी कि 1965 से ही मैं मूवी के लिए राइटिंग का काम करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल काम से दूरी बनाई हुई है। मैं कई सालों से सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक व्यायाम और मॉर्निंग वॉक के लिए मुंबई बांद्रा के बस स्टैंड के प्रोमेनोड में जाता था। मैं जब भी वॉक और व्यायाम के लिए जाता तो वहाँ पर फिक्स जगह पर बेंच पर बैठता था। इसके साथ ही मेरा बॉडीगार्ड श्रीकांत तुकाराम, जो कि 27 साल का है और वहाँ पर रहता है फलाने जगह पर, और दूसरा बॉडीगार्ड राजकुमार गुप्ता, जो कि 40 साल का है। 5/6/22 को, यानी कल की बात है, सुबह 7:40 पर मैं रोज़ की तरह वॉक पर गया और बैंड स्टैंड के वहाँ अपने बेंच पर जा बैठा। तभी मेरे बॉडीगार्ड श्रीकांत को उस बेंच पर रखा एक चिट्ठी दिखा और उसने वो चिट्ठी मुझे दे दिया। फिर तो वो चिट्ठी मैंने खोल कर पढ़ी, जिसमें लिखा था कि सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्दी आपका मुँह से वाला होगा, KG और LB। सलीम खान के मुताबिक इस चिट्ठी में उन्हें और उनके बेटे सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसी धमकी देने वाले का उन्हें पता नहीं। उन्होंने लिखा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन इसीलिए फिर मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ। आगे FIR में लिखते हैं कि इसके बाद मेरे बॉडीगार्ड ने अपने पहचान के पुलिस वाले सोमनाथ पवार से फ़ोन पर बात की और मामले के बारे में जानकारी साझा किया, जिसके बाद जल्दी बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश देवरे, पुलिस अधीक्षक सागर विक्रम निकम और पुलिस सोमनाथ पवार जगह पर मिलने पहुंचे। इसके बाद सलीम खान ने सभी हकीकत और चिट्ठी पुलिस को सौंप दी। इसके बाद 5-6-7:40 को मिली चिट्ठी को लेकर पुलिस में सारी रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो उन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दर्ज करा दी। ये तो कहानी का एक पार्ट है। अब सवाल है, मुँह से वाला होगा बहुत जल्द, तो मुँह से वाला और नीचे ख़त में नाम, एक जगह GB और एक जगह LB। अब GB का अगर आप देखें फुल फॉर्म निकालें तो G से गोल्डी होता है और B से बराड़ होता है, और LB का फुल फॉर्म निकालें तो L से लॉरेंस और B से बिश्नोई। और सलमान खान को 2018 में ही लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे चुका है। उसका वीडियो मैंने आपको इसी क्राइम तक कहानी में दिखाया। तो पहले भी वो धमकी दे चुका है लानिया, और अब मूसेवाला के कत्ल के 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुंबई में एक सलमान खान के घर के बाहर बेंच पे एक लेटर का मिलना और उस पर सलीम और सलमान खान को धमकी देना, और नीचे GB और LB। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये लॉरेंस बिश्नोई का ही काम है या गोल्डी बराड़ का, हो सकता है। इस केस जो कि सुर्खियों में है, कुछ लोग, कुछ शरारती लोगों ने भी ऐसा काम किया, एक चिट्ठी रख गए हो, लेकिन मुंबई पुलिस इसे सीरियसली ले रही है, क्योंकि हो सकता है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही आई हो और वो पहले से ही ताक में है, और इसीलिए ये बयान दर्ज हुए हैं। सलमान खान के बयान आज ही इलाके के CCTV फुटेज को खंगाल रही है, ताकि कहीं से ये दिख जाए कि शायद उस बेंच पर लेटर किसने रखा। मिल गया तो आसान है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मुंबई में हैं कि नहीं है, एक्टिव हैं, कौन है, उनकी भी सारी कुंडली खंगाली जा रही है। और इस तरीके से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें किस गैंग का हाथ है, और ये LB लॉरेंस बिश्नोई है या GB गोल्डी बराड़ है, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन जिस माहौल में और जिस तरीके से मूसेवाला के बाद ये धमकी भरा खत मिला है, तो और सलमान जैसे एक्टर जिनको ऑलरेडी धमकी मिली हुई है, तो उसको हल्के में नहीं ले सकते। इसी बीच में ये भी खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब 2018 में ये धमकी वाला बयान जारी किया था, तो स्पेशल सेल ने उससे पूछताछ की और उसने कहा, उससे पूछा कि तुमने धमकी दी तो किसको ये काम दिया, कैसे हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैंने सलमान खान को मारने के लिए संपत नेहरा नाम के एक अपने गैंग मेंबर को ये सुपारी दी थी। संपत नेहरा ने जाकर गैलेक्सी की रैकी भी की, लेकिन फिर ये रैकी के दौरान पता चला कि ऐसे सलमान के नज़दीक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी शेरा और बाकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं।
फिर बाहर निकलते हैं, सलमान फैंस इतने होते हैं, तो किसी छोटे बंदूक से मारना आसान काम नहीं है। और इसीलिए फिर हमने कहा कि किसी अच्छे राइफ़ल का इंतज़ाम किया जाए जो दूर से निशाना लेकर निशाना सही जगह पे बैठे। और इसके लिए फिर कुछ लोगों को, कुछ बदमाशों से संपर्क किया। करीब 4 लाख रुपए में एक ऐसे राइफ़ल मिल भी गया, लेकिन उससे पहले संपत नेहरा पकड़ा गया। और उन लोगों की तब उस वक्त साजिश थी, फिल्म एक रेडी थी जो सलमान खान की आने वाली थी, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो उसी फिल्म रेडी के शूटिंग के दौरान कहीं मौका मिलते ही ये काम करना था। लेकिन एक तो राइफ़ल का वक्त पे ना मिलना, दूसरा संपत नेहरा जिसको ये काम दिया गया उसका पकड़ा जाना, उसकी वजह से ये साजिश अधूरी रह गई। और अब ये ख़त का मिलना, तो सारी चीज़ों को देखकर मुंबई पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, मामले की जांच कर रही है। आगे क्या होता है उसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक केकड़ा और 8 शूटर। आखिरी 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, वो इनसाइडर कौन था, मूसेवाला घर से निकले इसका पता किसने दिया, ये 8 शूटर कब से उस गांव में डेरा डाले थे, इन शूटरों को किसने वहां तक पहुंचाया, गाड़ी कौन लाया, हथियार किसने दी, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। संडे 29 मई शाम के करीब 3:30 बजे थे। अमूमन जब सिद्धू मूसेवाला मूसा गांव में अपनी कोठी पर होते थे तो लोगों को पता चल जाता था उनकी गाड़ियों से, काफलों से। तो बहुत से नौजवान जो फ़ैन थे वो सेल्फी लेने और एक नज़र देखने के लिए सिद्धू को उनकी कोठी पे पहुंच जाते। और सिद्धू और उनका परिवार भी अपने फैंस को लेके बड़ा वो था, वो उनका बड़ा ख्याल भी रखते थे। बल्कि घर में एक तरह से एक चाय वाय लगातार बनती रहती थी ताकि जो फैंस हैं उनको चाय पानी के लिए पूछा जाए। तो सभी खुशी खुशी वहाँ से विदा होते थे और सिद्धू भी उनके साथ अपनी पूरी सेल्फी भी देते थे। संडे का दिन था। सिद्धू अमूमन संडे को घर में होते हैं मूसा गांव के अपनी कोठी पर। उस दिन भी बहुत सारे नौजवान आए और उन्हीं में एक नौजवान और शामिल हो गया। उसका नाम था केकड़ा। ये जो केकड़ा था ये वहीं पंजाब के ही घर का रहने वाला था और पंजाब का ही रहने वाला था। और इसके बाद एक फ़ैन के तौर पर अपने एक दोस्त को लेकर उसने पूरी रैकी की थी पहले से कि सिद्धू कब कहाँ कैसे मिलते हैं, फ़ैन से कितनी दूरी पे मिलते हैं, सेल्फी कैसे खिंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे मालूम थी। उसके बाद वो संडे को फिर पहुंचा और एक फ़ैन के तौर पर अपने एक दोस्त के साथ गया। वहाँ उसने चाय भी पी, बाकी फैंस को जैसे चाय मिली चाय पी, पानी पी। इसके बाद उसने सिद्धू के साथ सेल्फी ली। अब वक्त करीब 4 से 4:30 के दरमियान का हो रहा है। सेल्फी लेते ही अचानक उसने देखा कि सिद्धू अब तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और उसका देखा कि 2 और गांव के नौजवान हैं वो भी गाड़ी की तरफ बढ़े। उसने देखा कि थार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सिद्धू उसमें बैठ गए और ये भी देखा कि जो दोनों गनर हैं वो घर में ही बैठे हुए हैं। और सिद्धू उन 2 दोस्तों के साथ थार गाड़ी में निकल गए और जो फॉर्चूनर है, जो बुलेट प्रूफ कार है, वो घर के अंदर रह गई। तो 2 इंपॉर्टेंट खबर, एक सिद्धू का गनर को छोड़ देना और दूसरा बुलेट प्रूफ गाड़ी और अकेले थार में निकल जाना। अब ये बात बाहर जो शूटर गांव में घूम रहे हैं उन्हें कैसे मालूम? किसी ने जानकारी दी। मैंने कई बार आपसे ये कहा था और सवाल भी उठाया। तो ये जानकारी दरअसल फैंस के भेष में आए उसी केकड़ा ने दी। केकड़ा ने जब देखा कि सिद्धू बिना गनर के और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के घर से दरवाजे से बाहर निकल गए, उसने फौरन अपने शूटर्स को खबर दी। खबर यही दी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, गनर नहीं है, 2 गांव के लोग हैं और वो अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकला है, क्योंकि घर में फौरन बाहर शूटर को मिली। शूटर ऑलरेडी उस गांव में 26 मई से डेरा डाले हुए थे। अब जैसी ये खबर मिली तो उनके लिए भी ये खबर बड़ी शॉकिंग थी कि बिना सुरक्षा के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के सिद्धू कैसे निकल गया। और उनका उस दिन कोई वो नहीं था कि उन्हें मौका मिलेगा, वो तो अभी रैकी में ही उलझे हुए थे। बट उन्हें लगा कि अगर ऐसा है तो फिर इससे बेहतर चांस नहीं होगा। सिद्धू की कोठी से मेन रोड करीब 1 किलोमीटर के दूर, सिद्धू की मौसी का घर सिद्धू की कोठी से करीब 12 किलोमीटर दूर। सिद्धू गाड़ी में निकलते हैं। खबर अंदर से केकड़ा ने दे दी है। सारे शूटर जो है 2 गाड़ियों में मौजूद, एक बोलेरो में और एक कोरोला में, वो एक्टिव। जैसे ही सिद्धू अपने घर से मेन रोड पर 1 किलोमीटर दूर आते हैं, उसके बाद करीब 500 मीटर के फासले पर ही ये गाड़ियाँ उनके पीछे लग जाती हैं। अब रास्ते में यह था कि बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो रोकना घेरना उस वक्त मुश्किल था और सिद्धू का घर भी नज़दीक।
तो उन्होंने इतनी रैकी कर रखी थी कि उन्हें मालूम था कि चौड़ी सड़क और खुला मौका कहाँ मिलेगा, और उन्हें मालूम था कि ये मौका मिलेगा उनको जवाहर के गांव में। जवाहर के ये गांव का नाम है। सिद्धू की कोठी से करीब 8 किलोमीटर दूर जैसे ही जवाहर के गांव पहुंचे, ये गाड़ी पहुंची, अचानक दोनों गाड़ियों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, सिद्धू की गाड़ी को ओवरटेक किया, एक ने आगे से एक पीछे रहा, और उसके बाद उतर कर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद सिद्धू की मौत हो गई। जिस जगह पे ये शूट आउट हुआ वहां से सिद्धू की मौसी का घर 3 किलोमीटर सिर्फ और रह गया था। अब सवाल ये है कि केकड़ा और केकड़ा ने जिन शूटर को ये जानकारी दी, ये सारी बातें कैसे पता चली, ये खबर कैसे बाहर आई, कौन कौन लोग शूटर हैं उनका खुलासा अब कैसे हो रहा है, आखिर कौन ऐसा शख्स है जिसने ये सारी जानकारी बाहर की है, हथियारों का इस्तेमाल कहाँ से हुआ, गाड़ियाँ किसने दी, ये सारी जानकारी एक एक करके सामने आ गई। तो असल में ये जो सारी जानकारी है, ये जानकारी उन्हीं में से एक पन्नू नाम का एक बदमाश गैंगस्टर पंजाब का, जो उत्तराखंड में उसने कुछ क्राइम, कुछ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, तो उत्तराखंड की जेल में बंद था। जब शुरुआती तफ्तीश हुई तो 48 घंटे बाद ही मंगलवार 29 मई को ये हुआ, संडे था, और 31 मई ट्यूसडे को पंजाब पुलिस को कहीं से इनपुट मिला कि पन्नू को इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। इसी के बाद पंजाब की पुलिस की टीम एक उत्तराखंड गई और ट्रांजिट रिमांड पर जेल से निकालकर पन्नू को अपने साथ पंजाब ले आई। पंजाब लाने के बाद अब उससे लंबी पूछताछ हुई। पहले तो वो मुंह खोला नहीं, लेकिन इसके बाद जब उसने मुंह खोला तो फिर उसने सारी जानकारी दी, और जो पहला नाम आया वो केकड़ा का आया कि केकड़ा ही वो इनसाइडर था जिसने उस शाम को कैसे वो जाएगा, कैसे वो निकला, ये सारी खबर दे दी। तो अब बल्कि पन्नू नहीं, उसका नाम मन्नू है। तो कुल मिलाकर मन्नू से पुलिस की जो जानकारी निकाली गई, पुलिस ने जो निकाली उसके हिसाब से जो पूरी कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की पूरी प्लानिंग मई की शुरुआती हफ्ते में हुआ। पहले हफ्ते में 2 चीज़ों का पहले इंतज़ाम करना था, एक हथियार और एक गाड़ी। गाड़ी का इसलिए ताकि रैकी की जा सके और उसमें शूटर ऐसे जाएं और फिर भाग सके, और हथियार जिनसे मारा जा सके। तो इस काम के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ से संपर्क किया। गोल्डी बराड़ ने फिर लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग गैंग पर, चूँकि गोल्डी बराड़ बाहर था, लॉरेंस जेल में, उन्होंने संपर्क किया। इसके बाद इन्होंने जोधपुर के बदमाशों से संपर्क किया, और जोधपुर के 3 बदमाश, जिनमें से एक राका, एक विजय और एक रंजीत, इन्हें कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है हमें हथियार चाहिए और तुम हथियार का इंतज़ाम करो। राका, रंजीत और विजय ने हथियारों का इंतज़ाम किया। इसके बाद अब गाड़ियों की ज़रूरत थी। गाड़ी का इंतज़ाम किया राजस्थान के सीकर इलाके के एक बदमाश ने, जिसका नाम था नसीब खान। नसीब खान ने बोलेरो गाड़ी का इंतज़ाम किया। उसके बाद इस बोलेरो गाड़ी का इंतज़ाम करने के बाद उसने इसको फतेहाबाद में ले जाकर चरणजीत नाम के एक और बदमाश को सौंप दिया। अब फतेहाबाद से चरणजीत बोलेरो को लेकर मानसा पहुंचता है पंजाब। तो अब गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, हथियार का इंतज़ाम हो गया, अलग अलग किस्तों में, अलग अलग खेपों में इन हथियारों को मानसा पहुंचाया गया। इन सब के बाद अब शूटरों को भेजने की बारी थी। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। इसके लिए पुलिस को उलझाना था और गैंग पे सीधे आंच ना आए। तो पुलिस को उलझाने के लिए लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने एक अजीब चाल चली। उसने 4 अलग अलग स्टेट के शूटरों की एक टीम बनाई। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। उसने पंजाब से कुछ शूटर इकट्ठा किए, कुछ हरियाणा से किए, कुछ राजस्थान से किए, और सबसे चौंकाने वाला कुछ महाराष्ट्र के पुणे से किए। इसका मतलब है कि उसका गैंग कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो 4 स्टेट से 8 शूटरों को सिलेक्ट किया गया। अब इन सभी शूटरों को सारा टास्क दे दिया गया और इनको 26 मई को पंजाब पहुंचने को कहा गया, और बताया गया कि वहाँ तुम्हारा कौन कॉन्टेक्ट है जो तुम्हें वेपन देगा और कौन है जो तुम्हें गाड़ी देगा जिससे तुम्हें रैकी करनी है। तब तक एक दूसरी गाड़ी करोला का भी इंतज़ाम हो चुका था और वो भी मानसा पहुँच गया। तो अब 2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, हथियार की खेप किसी और के पास है। अब ये शूटर पहुँचते हैं 26 मई को पंजाब। पंजाब जाने के बाद पहली बार ये सारे शूटर जो अलग अलग स्टेट से आए थे 4, कोटकपुरा हाईवे, ये मानसा के ही करीब है, 4 स्टेट के 8 शूटर के। इसके बाद ये वहाँ से जाते हैं
कहीं ठहरते हैं, फिर पहुंचते हैं अगले दिन मानसा। और ये सभी 8 अलग अलग ग्रुप में मूसेवाला की कोठी और मूसा गांव इसकी पूरी रैकी करते हैं, मानसा डिस्ट्रिक्ट की रैकी करते हैं। इनका एग्जिट क्या होगा, किस रास्ते से भागेंगे, कहाँ कहाँ नाके नहीं होंगे, उन सब की रैकी करते हैं। और ये सिलसिला 27-28 को चलता रहता। 29 को भी इनका जो प्लान था वो ऐसा नहीं था, मौके की चूंकि तलाश में थे। 28 को सिक्योरिटी हटी, 29 को अचानक शाम को वो बिना बुलेट प्रूफ और उसके निकल गए। और केकड़ा इत्तेफाक से उस वक्त एक फ़ैन के तौर पर सेल्फी लेने के लिए वहाँ मौजूद था, तो केकड़ा ने खबर दे दी। सारी चीज़ें मिलाकर इनका काम आसान हो गया। उसके दिन उन्होंने पीछा किया और फिर गोली मारी। अब जो ये 8 शूटर हैं 4 स्टेट के, पहली बार इनका खुलासा, इनका चेहरा, इनका नाम सामने आ गया। इन 8 में से एक का नाम है मनप्रीत सिंह, एक का नाम है हरकमल और एक का नाम है जगनरूप सिंह रूपा। मनप्रीत, हरकमल और जगनरूप सिंह रूपा ये तीनों पंजाब के हैं। इसके अलावा सुभाष बानुड़ा ये राजस्थान के सीकर का है। संतोष जाधव और सौरभ महाकाल ये दोनों महाराष्ट्र के पुणे के हैं। इसके अलावा मंजीत सिंह और प्रियवर्ती फौजी ये दोनों हरियाणा के हैं। तो ये 8 शूटर, मनप्रीत सिंह, हरकमल, जगरूप सिंह रूपा, सुभाष बानुड़ा, संतोष यादव, सौरभ महाकाल, मंजीत सिंह, प्रियवर्ती फौजी, इन लोगों को काम दिया गया। इसके अलावा 2 और गैंगस्टर ने इनकी बाकी लॉजिस्टिक में भी मदद की। हरकमल और संतोष यादव, इनका नाम जैसे ही सामने आया तो हमारी टीम ने, आज तक की टीम ने हरकमल की फैमिली से बात की। उनका कहना है कि पुलिस हमारे बेटे को फंसा रही है, मूसेवाला के कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री खंगाली तो हमें पता चला कि उसके ऊपर मारपीट, नशा, ड्रग्स, इन सब के कई केस पहले से दर्ज हैं। सेम जो है संतोष यादव की मां ने कहा है कि उनका बेटे का मूसेवाला के कत्ल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो अब ये 8 को पुलिस ढूंढ रही है। 2 डाउट है, एक यूपी में कहीं ये छुपे हो सकते हैं और दूसरा नेपाल में, और दोनों ही जगह पे पुलिस की टीम लगातार अपनी दबिश डाल रही है और उनको ढूंढने और पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस के कान इसलिए भी खड़े हुए हैं कि ये तो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बहुत बड़ा है। लॉरेंस का गैंग जो है उसमें काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे शूटर हैं, लेकिन पुणे तक पहुंच होना ये अपने आप में चौंकाने वाला कि गैंग का दायरा कितना है। और अगर इस केस को हम इसी सलमान खान और सलीम खान से जोड़ दें कि बांद्रा के जैसे इलाके में, जहाँ पे आए एक तरफ शाहरुख खान का घर, एक तरफ सलमान खान का घर है, रेखा भी वही रहती हैं और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, और उस इलाके में इस तरह से खुलेआम चिट्ठी रखकर अगर, तो फिर, और ये गैंग का ही हाथ है, तो फिर ये इसके लिए जिगरा चाहिए। और यहाँ पे फिर पुलिस के लिए ख़तरा भी है कि गैंग अपना दायरा बढ़ा रहा है। तो क्या मुंबई तक भी पहुँच है? ये सारे सवाल, सारी चीज़ें हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस सारे इस बातों का, इनका खुलासा करे। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछा गया, संजय पांडे जी से, कि क्या आप इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से बात करेंगे, पूछताछ करेंगे इस खत के बारे में। तो उन्होंने कहा भी हम पहले पुख्ता हो जाएं कि ये ख़त वाकई LB का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है या फिर किसी की शरारत है, तभी हम आगे कोई स्टेप उठाएंगे। सलमान खान का भी स्टेटमेंट दर्ज ही होना है। तो ये थी साजिश 3 दिनों की, केकड़ा उस घर के इनसाइडर की या तो भेदिए की जिसने खबर दी, पूरी अब तक की कहानी। इससे बहुत कुछ साफ और क्लियर हो चुका होगा इस मामले में, मुझे उम्मीद है।